जीके का एक सवाल होता है, आपके राज्य की राजधानी क्या है। अब हम उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ बताते हैं, राजस्थान वाले जयपुर बताएंगे, बिहार वाले पटना और पश्चिम बंगाल वाले कोलकाता। ये तो हो गए आसान सवालों के आसान जवाब। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप क्या बताएंगे? फंस गए ना? मैं भी फंस गया था, क्योंकि अब तक आंध्र प्रदेश की राजधानी तय ही नहीं हुई थी। बीते दिन यानी 1 फरवरी को दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम का राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली में कहा, मैं आपको हमारी होने वाली राजधानी विशाखापट्टनम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। कुछ दिनों के भीतर मैं भी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूं। जगन के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई। आंध्र प्रदेश का राजधानी विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। तो हमने सोचा क्यों ना आज की मास्टर क्लास पर इसी मुद्दे पर बात की जाए। आइए शुरुआत से समझते हैं। आजादी के बाद देश में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किए जाने की मांग तेजी से उठी। इसी मांग को लेकर 1952 में पोट्टू श्रीरामुलु ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। पूरे मद्रास में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। बाद में देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके बाद हैदराबाद राज्य का विलय आंध्र प्रदेश में कर दिया गया। बाद में एक बार फिर से आंध्र के विभाजन की मांग उठने लगी। तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में चले लंबे आंदोलन के बाद 2014 में फिर से आंध्र का विभाजन हो गया। अब 1956 तक जो हैदराबाद राज्य था उसका नाम तेलंगाना रखा गया, जबकि 1953 में मद्रास से अलग हुए आंध्र का नाम आंध्र प्रदेश ही रहा। 2014 में क्या हुआ? 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और तेलंगाना नया राज्य बना। विभाजन से पहले हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अब विभाजन के बाद राजधानी हैदराबाद रह गई तेलंगाना में। तो सवाल ये उठा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ होगी? अब तुरंत तो किसी शहर को राजधानी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर इसमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं। विधानसभा बनती है, हाईकोर्ट बनता है, सचिवालय और प्रशासनिक कार्यालय बनते हैं, और विधानसभा से लेकर सचिवालय तक में काम करने वालों के रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं जिनके लिए समय की ज़रूरत थी। फिर शहर का चुनाव भी करना था कि इन सब चीज़ों के लिए कौन सा शहर सबसे बढ़िया रहेगा। तो तय ये हुआ कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी जो आंध्र प्रदेश को नई राजधानी का सुझाव देगी। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि अगले 10 साल तक हैदराबाद ही दोनों राज्यों की राजधानी होगी। तो कमेटी ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी सुझाने के लिए रिटायर्ड आईएएस शिवराम कृष्णन के नेतृत्व में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। अगस्त 2014 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने राजधानी बनाने के लिए किसी एक शहर का नाम नहीं दिया। कमेटी ने आंध्र प्रदेश को एक से अधिक राजधानी बनाने का सुझाव दिया। इसी बीच आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर अमरावती का ऐलान कर दिया। हालांकि शिवराम कृष्ण कमेटी ने भी ये कहा था कि विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच के इलाके की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ और बहुफसली है, यानी यहाँ काफ़ी पैदावार होती है और कई फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ राजधानी नहीं बनानी चाहिए। अमरावती इसी इलाके में पड़ता है। कहा यह भी जाता है कि शिवराम कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने नई राजधानी के तौर पर अमरावती का नाम तय कर लिया था। कहाँ है ये जगह? चंद्रबाबू नायडू ने नई राजधानी बनाने के लिए विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित जगह को चुना। कृष्णा नदी के किनारे अमरावती कभी सातवाहन और पल्लव साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उससे पहले करीब 269-232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप और मठ का निर्माण भी करवाया था। यहाँ शिव के प्राचीन अमरेश्वर मंदिर के लिए भी इसे जाना जाता है। अप्रैल 2015 में चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को नई राजधानी बनाने का ऐलान किया। कहा कि यह शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनेगा। नायडू ने
तब कहा था कि अमरावती को वो ऐसी मॉडल कैपिटल बनाएंगे कि देश के दूसरे राज्य भी इससे प्रेरणा लेंगे। नायडू सरकार ने भव्य और विशाल राजधानी बसाने का काम शुरू किया। जापान और सिंगापुर से नए बस रहे शहर का मास्टर प्लान बनाने की डील हुई। करीब 33,000 एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहित की गई और काम शुरू हुआ। 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी। सीएम नायडू ने अमरावती को ही क्यों चुना, ये समझने के लिए चलते हैं जानकार लोगों के पास। सुनिए। अगर आप पूरे आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर दो जातियां हैं, एक नायडू और दूसरी है रेड्डी। रेड्डी जहां से जगन मोहन रेड्डी आते हैं और चंद्रबाबू नायडू का एक कम्युनिटी है। अब इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में वोट का बंटवारा हमेशा बना रहता है, यानी जो मुख्यमंत्री नायडू कम्युनिटी का है वो नायडू के जाति के लोग वोट किया करते हैं और रेड्डी कम्युनिटी के लोग रेड्डी के चीफ मिनिस्टर को वोट किया करते हैं। खैर, यहाँ पर जो जैसे आपने सवाल पूछा कि क्यों अमरावती को ही चुना गया। अमरावती के आसपास के दो बड़े शहर हैं, एक तरफ है विजयवाड़ा, दूसरी तरफ है गुंटूर। लेकिन इस बेल्ट में अगर आप देखें तो एक कृष्णा रिवर बहती है और यहाँ पर जो जिस तरह का जो कहा गया था कि हम सिंगापुर से आर्किटेक्ट लेके आएंगे और सिंगापुर के तर्ज पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी बनेगा, उस दौरान राजमौली जैसे बड़े फिल्म डायरेक्टर को भी लिया गया अमरावती को डिजाइन करने के लिए। सिंगापुर से आर्किटेक्ट्स मंगवाए गए और बहुत जोरों शोरों से अमरावती का अनाउंसमेंट हुआ था 2015 में। 2014 में बंटवारा हुआ था, 2015 में अनाउंसमेंट हुआ था। खैर, अनाउंसमेंट होते साथ वहां पर लैंड एक्विजिशन बहुत ज्यादा हुआ। कैपिटल बनाना था और वहां पर लैंड की जरूरत पड़ी, तो वहां पे जो फार्मर्स थे और जितने भी छोटे मोटे जिन जिन के पास जमीनें थी उनको दी गई। लेकिन उस समय जो ऑपोजिशन पार्टी में जगन मोहन रेड्डी थे, उन्होंने एक ब्लेम लगाया चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कि ये बेवजह फार्मर्स से जमीनें अक्वायर कर रहे हैं और अपने जितने भी दोस्त यार हैं, नाते रिश्तेदार हैं या फिर इनसे जो बिजनेस रिलेटेड जो लोग हैं, उन सबको इन्होंने पहले ही इत्तला दे दी है कि यहाँ पर हम कैपिटल बना रहे हैं और ये जो स्पॉट्स हैं यहाँ पर इस तरह का हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो वहां पर आप जमीनें लें। तो एक स्कैम ये भी हुआ कि लोगों ने पहले ही उस जगह पर जमीनें खरीद ली थी, यानी 2014 में ही खरीद ली थी, जो चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी थे और उसको कई गुना ज्यादा पैसों में बेचा गया। ये जगन मोहन रेड्डी ने एक क्लेम किया। हालांकि इसका विरोध भी काफी हुआ। इसकी काफी वजहें थी, पर्यावरण और राजनीतिक दोनों। सवाल उठाया गया कि ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है, बाढ़ की समस्या है, साथ ही जिस जमीन पर शहर बसाया जा रहा है वो उपजाऊ जमीन है। इसके अलावा ये सवाल भी उठाया गया कि विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे बड़े शहरों के बीच इसे बसाया जा रहा है। इनमें से भी किसी शहर को राजधानी के रूप में चुना जा सकता था। जमीन खरीदने के मामले में नायडू पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे। इन्हीं सब सवालों के साथ विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव लड़ा और 2019 में वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के किए धरे पर पानी फेर दिया, यानी उन्होंने अमरावती में चल रहे काम को रोक दिया और आंध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरण को भी खत्म कर दिया, जिसे अमरावती को राजधानी के रूप में डेवलप करने के लिए बनाया गया था। जगन मोहन ने राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए जैन राव समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार को 3 राजधानी बनानी चाहिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 3 राजधानियों के प्रस्ताव वाला आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 पास कर दिया। इस एक्ट में 3 राजधानियों का प्रस्ताव था। पहला विशाखापट्टनम, राज्य का तटीय इलाका, देश के बड़े बंदरगाहों और औद्योगिक शहरों में से एक। इसे राज्य की कार्यकारी राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया, यानी यहीं से राज्य का सारा काम होगा। दूसरा अमरावती, गुंटूर विजयवाड़ा के बीच का क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध। एक्ट में कहा गया कि अमरावती राज्य की विधायी राजधानी होगी, यानी यहाँ विधानसभा होगी। तीसरा कुर्नूल, रायलसीमा इलाके का शहर, भाषाई आधार पर आंध्र और हैदराबाद के विलय से पहले राजधानी कुर्नूल में ही हुआ करती थी। इसे राज्य की न्यायिक राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया, यानी हाई कोर्ट यहीं पर होगा। हालांकि हाई कोर्ट के बेंच राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बनाने का प्रस्ताव भी था। यह अपनी तरह का अनोखा प्रस्ताव था। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में एक से अधिक राजधानी की व्यवस्था रही है,
लेकिन ऐसा कहीं नहीं था कि राज्य की विधानसभा कहीं और हो और सचिवालय कहीं और, मंत्री मुख्यमंत्री का ऑफिस किसी और शहर में हो और विधानसभा किसी और शहर में। हालांकि जगन मोहन रेड्डी ने तर्क दिया कि अलग अलग हिस्सों में राजधानी होने से पूरे प्रदेश का समुचित विकास होगा। 3 राजधानियों के प्रस्ताव पर जानकार लोगों का क्या कहना है, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि जाति का यहाँ पे बहुत बड़ा काम था, तो जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को कैपिटल बनाने की कोशिश करी, तो उस आसपास इलाके में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग नायडू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जो जिस जगह पर विशाखापट्टनम है वहां पर रेड्डी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। खैर, यहाँ पर जो जगन मोहन रेड्डी का जो एक नया जो प्रस्ताव था, 3 जगहों पर 3 राजधानियां होंगी, तो इसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया क्योंकि 3 इक्वल लेवल ऑफ डेवलपमेंट वहां पे होने वाला था। अब जैसे कि आप विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव, जहां पर वहां का संविधान, वहां का जो सेक्रेटरीट है वो बनेगा, उसके बाद अमरावती में लेजिस्लेटिव चीजें होंगी, और कुरनूल नामक एक जगह है जहां पर हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा। तो इस तीनों ही चीजों में जब आप देखें तो इसमें फिर से वही चीजें दोहराने की कोशिश करी गई कि जो विशाखापट्टनम है, कहा यह जाता है कि चेन्नई बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है और इसी तरह का विशाखापट्टनम भी है। जब विशाखापट्टनम इतना डेंसली पॉपुलेटेड शहर है तो उसको क्यों आप डेवलप कर रहे हैं? जो पैसा लगा चुके हैं चंद्रबाबू नायडू अमरावती में, वहां पर क्यों आप इस डेवलपमेंट को आगे नहीं बढ़ा रहे? तो उसका जो इन्होंने तर्क दिया है, विशाखापट्टनम एक बहुत पोटेंशियल कैपिटल है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत आ सकती है। और अगर आप गुंटूर विजयवाड़ा जो बेल्ट है अमरावती का, उसको आप देखें तो वहां पे कनेक्टिविटी का इशू रहेगा। चेन्नई से तो आप चले जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों से जो कनेक्टिविटी का जो इशू है वो सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। 2014 से लेके अभी हम 2023 में आ गए हैं, तकरीबन 9 साल जो समय निकला है। इन 9 सालों में अगर आप कायदे से देखें, वहां पर किसी भी तरह का कैपिटल सिटी बनाने का डेवलपमेंट नहीं शुरू हुआ। पहले चंद्रबाबू नायडू ने जो शुरू किया वो वहीं पे छूट गया। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी जो अब शुरू करने की कोशिश करे 2020 से, वो अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है। जैसे ही जगन मोहन रेड्डी ने ये प्रस्ताव दिया, पूरे राज्य में विरोध शुरू हो गया। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने जिन किसानों से जमीनें ली थी वो अड़ गए। उनकी मांग थी कि कैपिटल अमरावती को ही रहने दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। किसान हाईकोर्ट चले गए। 3 मार्च 2022 को हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी सरकार के विकेंद्रीकरण कानून को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली सरकार के बनाए आंध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरण के तहत 6 महीने के भीतर अमरावती को डेवलप करने का आदेश दिया। इस पर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने और बेहतर कानून लाने की बात कही। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और मामला भी विचाराधीन है। अब सवाल ये कि विशाखापट्टनम का ही ऐलान क्यों और आगे क्या होगा? विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा पोर्ट है, राइट? और उस पोर्ट के आसपास जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो बिजनेस ज्यादा बढ़ता है, ये उनका अनुमान है। और कई जगहों पे आप देखें, जैसे सिंगापुर आप ले लीजिए, मलेशिया आप ले लीजिए, ठीक है, कई ऐसे पोर्ट जहां पर जो जिस शहर में होता है उसकी डेवलपमेंट होना बहुत आसान होता है बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, जो कि अमरावती में नहीं था। अमरावती में सिर्फ रेल यातायात थी, इस तरह का पोर्ट वहां पे नहीं था। लेकिन अमरावती में एक चीज और डेवलप करी गई थी जो शायद कई लोगों ने छोड़ दी है यहाँ पे बात करने में। अगर अमरावती में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो कृष्णा रिवर का जो बेल्ट था, कृष्णा रिवर के बेल्ट के आसपास बहुत सारे मछुआरे रहा करते थे, मछुआरों की कम्युनिटी थी, और इसी तरह से वहां पे फार्मर्स भी थे। चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसी स्कीम वहां पे लेके आए थे जहां पर हर गांव में इंटरनेट को लेके जाया गया। वहां पर एक सरकारी नौकरी बनाई गई जहां पर एक पढ़ा लिखा इंसान जो कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है उसको वहां पे बिठाया गया। जो भी वहां पर उगता था, यानी चाहे वो फिशरी हो या फिर वहां पे जो भी सब्जी तरकारी हो, धान हो, ये सब हर एक गांव खुद ब खुद ट्रेड करना शुरू किया था। तो यानी चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से एक बहुत ही हाईटेक नजरिया दिखाया था अमरावती का, लेकिन उसके पीछे जो लैंड एक्विजिशन हुआ, जो लैंड एक्विजिशन के चक्कर में जो स्कैम्स हुए, और जहां पर ये कहा गया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कई ऐसे लोगों को
इंफॉर्मेशन दी पहले ही कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, और इस तरह से हुआ भी था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी बहुत प्रैक्टिकली एक चीज कर रहे हैं कि जो एक शहर बसा ही नहीं है, उस शहर को आप बसाने में जो समय जाया करेंगे, उससे बेहतर यह है जो शहर ऑलरेडी बसा हुआ है। यानी पूरे आंध्र प्रदेश में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर यही है, हैदराबाद भी इतना नहीं है, और इसमें पोर्ट भी है, यानी आपको लोगों को लेके आना बहुत आसान है, ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है, सड़कें बनी हुई है, एयरपोर्ट वहां पे है, तो कुछ भी नया बनाने की जरूरत नहीं है। और जो आने वाला वहां पे मार्च के महीने में जो इन्वेस्टर्स मीट है, वहां पे जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनको दिखाने के लिए भी काफी सारी चीजें हैं कि हम एक शहर डेवलप नहीं करने वाले, ऑलरेडी शहर डेवलप हो चुका है, और तुरंत आप जो है यहाँ पर बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में ऑलरेडी बहुत सारी जो फायदे हैं एज अ बिजनेस लीडर, वो तमाम चीजें इन्होंने आगे दिखाई है, और यही एक कारण है कि विशाखापट्टनम को इन लोगों ने चुना है। बाकी जो दो शहर हैं यानी अमरावती है और कुरनूल है, उसको भी रखा है, उसको हटाया नहीं है। विशाखापट्टनम के बारे में एक बात बताना तो भूल ही गए, अंग्रेजों के लिए इस नाम का उच्चारण करना टेढ़ी खीर था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट तैयार कर लिया है विशाखापट्टनम को और कहा वाइजैक। तो ये थी आज की मास्टर क्लास, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश की राजधानी विवाद के बारे में बात की। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपको ये कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।